हरियाणा में इन दिनों धान की खरीद पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पिछले सालों की तुलना में धान इस दफ़े कितना आया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल पिछला रहा है। तुलना हम करेंगे इससे पिछले साल की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी। उनसे हम इनके साथ साथ अलग मुद्दों पर भी बात करेंगे और हम ये भी बता दें कि इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन भी है, इसको लेकर भी हम कुछ जानकारियां इनसे लेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जिस तरह से, क्योंकि धान की खरीद है आप पूरी तरह से बंद हो चुकी है, एक तो ये बताएं कि पिछले साल के तुलना में, क्योंकि कई तरह के आप लोगों ने जो उपराले किए हैं जिसमें मेरा फसल मेरा ब्यौरा था, और उसको लेकर क्या इसमें कोई कमी आई इस दफ़े धान की फसल में, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी धान यहाँ पर आता था। देखिए, अभी फाइनल फिगर्स लगभग आ रही हैं। आज की मौजूदा टेंटेटिव फिगर है लगभग 55,27,000 टन के करीब धान की खरीद इस साल हुई है। ये इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है क्योंकि फिगर्स फाइनल होने लग रही हैं। अगर हम इस फिगर को कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल ये फिगर थी 56,54,000। कहने का मतलब ये है कि लगभग इस साल 1,30,000 पैडी टन पैडी कम प्रोक्योर हुई है। तो एक कहा जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 2.5% कम आई है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं यही देखता हूँ कि क्योंकि हमने बाहर के प्रदेशों से इस बारी पैडी अलाउ नहीं की, तो वो जो करीब 1,00,000-1,25,000 टन पैडी बाहर से आती होगी वो इस बार नहीं आई। तो क्योंकि पिछला साल तो कोरोना की गिरफ्त में था पैडी के सीजन में खासकर, तो पिछले साल क्या बाहर से कुछ पैडी आई थी? नहीं, पिछले साल भी हम ये मान के चल सकते हैं कि सिर्फ बाहर से वही पैडी आई थी जो कि हमने जिन लोगों को रजिस्टर किया था। इस साल जैसा आपको जानकारी है कि बाहर से जिन लोगों ने रजिस्टर भी किया था उनकी पैडी हमने फाइनली नहीं ली। तो वो एक डिफरेंस है। अदरवाइज क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, मूवमेंट व्हीकल्स का कम था। तो पिछले साल भी जो हमारा पोर्टल है, ई खरीद पोर्टल और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, उनकी फंक्शनिंग वो फंक्शनल थे। ये हम जरूर कह सकते हैं कि उनमें ग्रेजुअली हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, बट देवर फंक्शनल। और इसको अगर आप कंपेयर करें वर्ष 19-20 से, तब डेफिनेटली आपको फर्क मिलेगा, क्योंकि 19-20 में जो हमारी प्रोक्योरमेंट थी वो लगभग 65 लाख टन की थी। तो वहां से हमारी प्रोक्योरमेंट लगभग 20% गिर के अब आप मान सकते हैं 55 लाख टन पे है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हरियाणा में ऐसी क्या खूबी है कि दूसरे राज्यों के जो किसान हैं अपना उत्पाद वहाँ ना बेचकर हरियाणा में बेचना पसंद करते हैं? देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो समझ में आता है वो ये है कि जो बॉर्डर पे जो मंडियां हैं हमारी, उन मंडियों में जो आड़ती हैं, उन आड़तियों की काफ़ी सारे बॉर्डर के उधर वाले फार्मर्स से लेन देन रहता है। और शायद कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो हमारी प्रक्रिया हैं वो स्मूथ हैं, मंडी बोर्ड और मंडियां हमारी अच्छी स्प्रेड आउट हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता है कि हरियाणा में अगर वो फसल लाएंगे तो उनको अपनी फसल का जो उचित दाम है वो मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही कारण रहा होगा। और जहाँ तक बाउंड्रीज़ हैं, देखिए बाउंड्रीज़ तो जनरली वो नेचुरल फीचर्स नहीं हैं, वो तो एक तरीके से अब यमुना नदी एक फीचर है जिसकी जो हमारी और यूपी की बाउंड्री है। और यमुना नदी आपको पता ही है कि वो भी अपनी जगह से सरकती रहती है। अगर यूपी की तरफ सरक गई तो कुछ खेत हरियाणा के खेती हो जाएगी, हरियाणा की तरफ सरक गई तो सेम यूपी की तरफ खेती हो जाएगी, और फार्मर सेम है। तो वो उधर वाले फार्मर्स का कई बारी हमारे आड़तियों के साथ पुराना लिंक है, संबंध है, तो उसके आधार पे वो इधर ही अपनी क्रॉप लाना पसंद करते हैं। लेकिन अब जो प्रेजेंट सिस्टम है प्रोक्योरमेंट का, उसमें भारत सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि आप सिर्फ अपनी स्टेट में, जो आपकी स्टेट में ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पे से ही फार्मर से
प्रोक्योर कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली अब आगे से वही प्रक्रिया चलेगी। ये बताएं कि धान की जो, क्योंकि खरीद अब पूरी लगभग हो चुकी है और मंडियां भी बंद हैं, अगर आज की घड़ी हम आपसे जानना चाहें कि कितने जो किसान हैं उनकी पेमेंट की क्या स्थिति है, क्या लगभग सभी किसानों को पेमेंट हो चुकी है, और जो ये पेमेंट हुई है क्या अभी भी बैंक के माध्यम से हुई है, आड़तियों के माध्यम से ना होकर? देखिए, पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं, अब कोई भी बीच में पेमेंट सिस्टम में कोई और कड़ी नहीं है। हमारे पोर्टल से, ई खरीद पोर्टल से डायरेक्टली पेमेंट जो किसानों ने अपने खाते दिए हुए हैं उनके खाते में जाती है। इसमें जो उसकी प्रक्रिया है वो ये है कि एक दफ़े हमने प्रोक्योरमेंट कर ली, प्रोक्योरमेंट के बाद उसको जब मंडी से एग्ज़िट गेट पास कट जाता है, तो एग्ज़िट गेट पास कटने के बाद जो हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो उसका बिल बनाती है और बिल की फिर अल्टीमेटली पेमेंट के लिए फ़ाइल जाती है और वो फाइल अप्रूव होकर पेमेंट होती है। ये सिस्टम है जिसके लिए एग्ज़िट गेट पास कटने के 72 घंटे का टाइम हमारे सीएम ने मुकर्रर किया हुआ है। इसमें हमारे पास 55,27,000 टन में से आज 54,39,000, 54,40,000 आप मान सकते हैं, इतने टन की डिस्पैच हो चुकी है। तो जो डिस्पैच हुई है उसके अगेंस्ट 52,90,000 टन की हम पेमेंट कर चुके हैं, जो कि रफली डिस्पैच हुई क्वांटिटी का लगभग 97% के करीब है। तो लगभग हम अपने फोकस टारगेट पे फोकस तरीके से बढ़ रहे हैं और इस बार हमने लगातार पेमेंट बहुत टाइमली की और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी होगी कि फार्मर्स को पेमेंट नहीं मिली। जो 2.5-3% फार्मर्स अभी रहते हैं, या तो उनकी क्रॉप बहुत रिसेंटली आई है या कुछ फार्मर्स की सारा कुछ होने के बावजूद भी, सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी उनके अभी अकाउंट नंबर सही नहीं है। तो जब पेमेंट फाइल हम पेमेंट पुश करते हैं तो वो पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं जाती है, वहाँ से रिफ्यूज़ल आ जाता है और वो रिफ्यूज़ल आने की वजह से पेमेंट फार्मर को नहीं हो पाती। लगातार हमारी कोशिश है कि फार्मर्स अपने अकाउंट नंबर्स ठीक करवाएं जिससे कि उनको पेमेंट टाइमली मिल सके। एक सर्टेन पीरियड तक पेमेंट ना होने की सूरत में सरकार ने ब्याज देने की बात भी की थी। ये बताएं कि इस साल ऐसा कितना ब्याज है जो किसानों को दिया जा चुका है? नहीं, अभी हमने कोई पेमेंट फाइल ब्याज की नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे इस बार सूचना भी नहीं अभी कि कोई पेमेंट्स हमारी बकाया हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक पेमेंट फाइल हम बनाएंगे, बट कोई ऐसी अभी आवाज़ नहीं है कि लोगों की पेमेंट्स डिले हुई हैं और नंबर्स बता रहे हैं। अब आप आज देख सकते हैं कि हमारी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हुई है 15 तारीख को और एग्ज़िट जितना हुआ है वो एग्ज़िट भी लगभग प्रोक्योरमेंट का 98% एग्ज़िट है। तो और उस एग्ज़िट के अगेंस्ट लगभग 97-98% हम पेमेंट कर चुके हैं। तो काफ़ी पेमेंट हमारी बिल्कुल टाइम पे चल रही है। फार्मर्स को मुझे लगता नहीं कि इस बारी कोई बहुत, पिछली बारी हमें ज़रूर 1-1.25 करोड़ रुपए के करीब इंटरेस्ट देना पड़ा था वीट में, और उसको हमने तब से ये सबक लिया कि हम इस बारी पैडी में कोशिश करेंगे कि कोई भी इंटरेस्ट देना ना पड़े, पेमेंट लोगों की टाइमली कर दी जाए। पैडी के बाद, प्रोक्योरमेंट के बाद मिलों में चावल पहुंच जाता है, क्योंकि सरकारी जो धान की कुटाई भी होती है, मिलिंग भी होती है जिसको हम कह देते हैं। अब क्योंकि मिलर्स का भी एक बहुत बड़ा इशू गवर्नमेंट के साथ रहता है, उस पे चेकिंग के लिए इस दफ़े क्या प्रबंध हैं? देखिए, हमने अपनी मिलिंग पॉलिसी में इस बारी कुछ एक परिवर्तन किए हैं। सबसे बड़ा जो हमने परिवर्तन किया वो तो ये था कि जिन मिलर्स ने हमें पिछले सालों में मिलिंग करके टाइमली राइस की डिलीवरी हमें दी, उन मिलर्स को हमने इस बार पैडी देने में, एलोकेशन में तरजीह दी। फॉर एग्जांपल, हमने ये रखा कि अगर कोई भी मिलर ने हमें पिछले साल मार्च के महीने तक डिलीवरी पूरी कर दी तो उसको हमने इस साल पिछले साल के मुकाबले 40% ज़्यादा पैडी दी। जिसने अप्रैल के महीने तक डिलीवरी पूरी कर दी उसको 20% ज़्यादा पैडी दी, और जिसने मई और जून के महीने में डिलीवरी दी उनको जो क्वांटिटी पिछली बार दी थी उसी क्वांटिटी के लिए कंसीडर किया
और इसके अगेंस्ट अगर किसी ने जुलाई में जाके डिलीवरी दी तो हमने जितनी उसकी डिलीवरी टाइमली आई यानी कि जून तक आई, उतनी डिलीवरी उतनी पैडी में से भी इवन कुछ परसेंटेज जुलाई की डिलीवरी की काट के तभी उसको हमने पैडी की एलोकेशन करी। मीनिंग देयर बाई कि अगर किसी ने जुलाई में हमें डिलीवरी दी तो वो ही वाज सो टू से पेनलाइज्ड फॉर दिस एंड ही गॉट लेस एलोकेशन ऑफ पैडी दिस ईयर। तो इससे हमें ये उम्मीद है कि एक डिसिप्लिन आएगा। दूसरा काम जो सबसे बड़ा अब हम कर रहे हैं, लास्ट ईयर हैविंग बीन नाउ गॉन, अगले साल के लिए हमारा ये एफर्ट है, डे वन से हम फार्मर्स के मिलर्स के साथ कांटेक्ट में हैं। हमने एक रिपोर्टिंग परफॉर्मा डिज़ाइन करवाया है और आज ही बल्कि मैंने एक वीसी ली थी सभी डीएफएससीज के साथ। 10 डीएफएससी ऐसे हैं हमारे जिनके ज़िले में राइस मिल्स पड़ती हैं, तो वो हर मंडे एक रिपोर्ट मुझे भेजेंगे। उस रिपोर्ट में सारी मिल्स की जो सीएमआर की डिलीवरी है उसकी फिगर्स आएंगी और हमने फिक्स किया है कि नवंबर के एंड तक हमें 12% डिलीवरी मिलनी चाहिए। तो इसकी नेक्स्ट मीटिंग मैं 6 तारीख को लूँगा और हम 6 तारीख से ही 6 दिसंबर को और पहले महीने से ही ये फैसला लेना शुरू कर देंगे कि अगर कोई मिल हमें टाइमली डिलीवरी नहीं दे रहा है तो क्या हम उसके रिमेनिंग स्टॉक को किसी दूसरी मिल को जो कि बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, फॉर्मूले के मुताबिक जो आदमी ने डिलीवरी नहीं की कंप्लीट वो अपना आप ही ब्लैकलिस्ट हो गया, चाहे उसका एक ट्रक रह गया डिलीवरी के लिए, ही इज़ नॉट एलिजिबल। और उसका दूसरी तरफ हमें एक बड़ा फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों की डिलीवरी एफसीआई ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एंड में, वो उनके केसेस आज भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो उनकी डिलीवरी तो नहीं हुई, उसमें से कुछ लोग विभाग के पास वापस आए और उन्होंने कहा कि हम राइस के पैसे जमा करवाने को तैयार है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ जबकि सीजन खत्म होने हमने भी रिकवरी के एफर्ट शुरू नहीं किए, मिलर्स खुद आए और शायद 5-6 मिलर्स ने वो पैसा जमा करवाया और उन्होंने अपनी अगले साल की एलोकेशन ली, अदरवाइज वो एलोकेशन के लिए एलिजिबल नहीं थे। ये देखने में आता है कि हमेशा जो पैडी हम वहाँ प्रोक्योर करते थे मिलों में, बाद में चावल में घपला हो जाता था। इस तरह की जो स्थिति है इसको रोकने के लिए जो वेरिफिकेशन रहती थी, फिजिकल वेरिफिकेशन है, वीडियो कैमरे लगाए गए थे, तो अब वहाँ क्या स्थिति है? मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में ये सब दिक्कतें तब आती हैं जब हम जो प्रोग्रेस है, मिलिंग प्रोग्रेस है, उसको रिव्यू नहीं करते। अब जैसा मैंने आपको, हमने 2 चीज़ें रखी हैं इसके लिए। एक तो हमने मिनिमम 2 फिजिकल वेरिफिकेशंस का प्रावधान रखा है। पहली फिजिकल वेरिफिकेशन हम कब कराएं इसका फैसला हम सडनली लेंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। एक दिन सुबह सुबह मैसेज आएगा कि आपने आज फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है और उसमें भी हम एट रैंडम हेडक्वार्टर लेवल पे कुछ मिलें वो सेलेक्ट करेंगे। लेट अस से हम डिसीजन लेते हैं कि हम 5% मिलों का ही इंस्पेक्शन करेंगे, तो एट रैंडम जो 5% मिलें उस दिन निकलेंगी, उनका मैसेज दे दिया जाएगा। तो हम इस बारी सरप्राइज फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। एक तो ये प्रावधान। दूसरे, मैं जैसा अभी आपको बता रहा था कि हम पहले दिन से ही, अभी तो 15 तारीख को तो प्रोक्योरमेंट खत्म हुई है और आज 18 तारीख है, विद इन 3 days आई हैव ऑलरेडी हेल्ड फर्स्ट मीटिंग टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ सीएमआर। सेकेंड मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 6 दिसंबर और हर मीटिंग के साथ अगली डेट फिक्स होती जाएगी। तो इस बारी मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसका रिव्यू खुद करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि कोई भी मिलर अगर हमें टाइमली डिलीवरी नहीं दे रहा है तो ईदर ही विल गिव ए कमिटमेंट कि जी मैं 10 दिन में रिकूप कर लूंगा, और नहीं करता है तो उसकी पैडी हम किसी और बेटर परफॉर्मिंग मिल को शिफ्ट करेंगे। तो ये जिस तरह से सारा इश्यूज है, अब आप शुरुआती दौर से इसको कंट्रोल करने जा रहे हैं। सर, इससे हटके मेरा एक सवाल ये है, परिवार पहचान पत्र हरियाणा में अब क्योंकि अंतिम चरण में बन रहे हैं, जोर शोर से बन रहे हैं, ऐसे हमें हमारी जानकारी के मुताबिक एक बड़ा डाटा आया है, राशन कार्ड जो धारक हैं राज्य के उनका डाटा मैच नहीं किया है। उनको लेकर जो है ये, क्या हम इसे फर्जी राशन कार्ड कहेंगे या उनको कोई मौका दे रहे हैं जांचने के लिए कि वो अपना डाटा मैच करें, या इसको लेकर सब क्या फैसला जो है आप लोग लेने जा रहे हैं? देखिए, एक तो अभी फर्जी तो इसमें शब्द हम आज के दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे।
जैसा आपको पता है कि पीडीएस डेटाबेस बहुत पुराना डेटाबेस है, पीपीपी का डेटाबेस नया डेटाबेस है, जिसमें हमने जो लोगों ने स्वयं वॉलंटियर करके इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन हमने कैप्चर की है। तो अब इन काफ़ी संभव है कि इन दो चीज़ों में आपस में वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी लगभग 27 लाख फैमिलीज़ हैं हरियाणा में जिनको हम कोई बेनिफिट देते हैं, 27 लाख फैमिलीज़ में से 5 लाख फैमिलीज़ के पीपीपी के और पीडीएस के डेटा में कुछ डिफरेंसेस थे। तो हमने वो सारा का सारा डेटा पुश किया है डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो डीएफएससीज हैं वो अपने स्टाफ की मदद से उसकी वेरिफिकेशन करा रहे हैं। आज मैंने इसको भी रिव्यू किया था, और आज के दिन हमारी लगभग प्रोग्रेस 50% से ज़्यादा है, मीनिंग देयर बाई कि 5,11,000 के करीब फैमिलीज़ हमने पुश की थी। उस 5,11,000 में से लगभग 2,51,000 फैमिलीज़ की वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, और सभी डीएफएससीज ने ये कमिट किया है कि अगले आने वाले 10 से 15 दिन में जिन जगहों पे थोड़ा ज़्यादा पेंडेंसी है उसमें 20 से 25 दिन में इस सारे काम को कंप्लीट करेंगे। अगर इसके बाद हमें ऐसा मिलता है कि ये राशन कार्ड्स की का डेटा बिल्कुल ही पीपीपी में नहीं है, तो उसको हम अलग से डील करेंगे। एक और हमने सूचना निकालने की कोशिश की थी, जिसमें कि जो हमारी अंत्योदया की और बीपीएल की फैमिलीज़ हैं उसकी संख्या हमारी लगभग 11,41,000 के करीब बनती है। तो इस 11,41,000 के अगेंस्ट पीपीपी के डेटाबेस में ये संख्या लगभग 10,62,000 आ रही है। तो उस ये जो 70-80 हज़ार का जो डिफरेंस है इसकी भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसमें से ये हो सकता है कि ये 70,000 अगर फैमिलीज़ नहीं हैं तो इनके राशन कार्ड्स एक तरीके से ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बाई चांस इस समय हम डीबीटी भी कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल की एवज़ में, तो वो डीबीटी भी नेचुरली हम इन्हीं 10,60,000 लोगों को कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी 11,40,000 बाकी 70-80 हज़ार का तो डेटा है ही नहीं। तो कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है। ये तो कहीं कहीं आवाज़ आ रही है कि वो उस आदमी की हमारे पास अकाउंट नंबर सही नहीं है, उसको पैसे अभी नहीं जा पा रहे, उस तरीके की प्रॉब्लम्स तो हैं, क्योंकि उसमें भी अकाउंट की प्रॉब्लम है। उसमें करीब मेरे ख्याल से अभी भी हमारे पास 60-70 हज़ार अकाउंट्स नहीं हैं वहाँ। तो वो तो काम इन एनी केस हमने जिस दिन स्टार्ट किया था हमारे पास मुश्किल से 2 लाख 2.5 लाख अकाउंट्स थे, आज हमारे पास लगभग 10 लाख अकाउंट्स हैं। तो वो काम तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट मुझे उम्मीद है कि शायद वो फैमिलीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हमारा डेटाबेस पुराना होने की वजह से वो वीड आउट होंगे इस डेटाबेस से। कोई ऐसी संभावना भी है कि राशन की जो ज़्यादा मात्रा सरकार से ली जा रही है, ये डाटा कहीं ना कहीं फेक तैयार किया गया हो? कोई एक ऐसी जांच पहले चल भी रही थी यमुनानगर और दूसरी जगहों पर कि सरकार से राशन ज़्यादा विड्रॉ किया जाता है लेकिन आगे कम दिया जाता है। देखिए, एक तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, तब मैं इस विभाग का पार्ट नहीं था, 2-1 साल पहले की बात है, उस समय पे एक ये मेजर एक्सरसाइज की गई थी और लगभग 3,20,000 के करीब शायद टोटल राशन कार्ड्स जो हैं वो वीड आउट किए गए थे। ये तो मैसिव एक्सरसाइज थी जिसमें लगभग 15% राशन कार्ड हमने जो फैमिलीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बीपीएल के नीचे नहीं थी, उनको वीड आउट किया था। अब जो ये एक एक्सरसाइज चल रही है पीपीपी के साथ इसकी मैचिंग की, उसके बेसिस पे भी देखते हैं हम कितने फॉर्म्स जो है रिजेक्ट होंगे। और अल्टीमेटली जो आप बात कह रहे हैं वो देखिए, अब अगर आप लिफ्टिंग देखें, हर महीने जो हमारी लिफ्टिंग परसेंटेज है वो 91%, 92%, 90% इसके आसपास रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 8 से 9%, 10% लोग लिफ्टिंग के लिए, बेनिफिट के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये वही लोग हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली ये भी डेटा लगभग मैच करता है। वो 11,41,000 माइनस 10,60,000, उसको अगर आप देखें वो भी 80,000 जाके बनता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग अल्टीमेटली यहाँ ये वीड आउट हो रहे हैं 70-80 हज़ार, वो अपने आप ही कंफर्म हो रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, कभी राशन लेने भी आगे नहीं आ रहे हैं। एक ये बताएं कि डिपो होल्डर लगातार आपसे मांग करते रहे हैं समय समय पर कि उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास जो भी स्कीम के तहत
ये आटा, गेहूं या फिर चावल या फिर और जो सामान जाता है वही है। क्या इसके बारे में विभाग के सामने कोई विचाराधीन है बात ऐसी? देखिए, मैं इसमें आपको शायद याद होगा, कुछ समय पहले की बात है, अगेन मैं तब विभाग का पार्ट नहीं था। उस समय पे एक मौजूदा सरकार, या तो इस कार्यकाल की बात है या इससे पिछले मुझे ये तो याद नहीं, शायद या तो इस कार्यकाल के बिगनिंग की बात है या पिछले कार्यकाल के एंड की बात है। उस समय पे एक फैसला, बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया कि जो डिपो होल्डर का कमीशन है, जो कि 70 रुपये होता था पर कुंटल, उसमें 35 रुपये भारत सरकार देती थी, 35 रुपये हरियाणा सरकार देती थी, उसको बढ़ा के 150 रुपये कर दिया। और भारत सरकार से वही 35 रुपये आते हैं, बाकी के 80 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, 35 प्लस 80 115 वो स्टेट ने अपनी तरफ से कर दिए। तो एक तो ये बहुत बड़ा, जिसको कहें कि हम उनका कमीशन स्ट्रेट अवे डबल से भी ज़्यादा कर दिया। अब दो एक चीज़ें, हैविंग सेड दैट, अभी रिसेंटली हमने शुरू की हैं, और उसमें वो मेरे ही पीरियड में, कार्यकाल में शुरू हुई हैं, और कोशिश है हमारी कि उनसे शायद जिस दिन हम उनको अचीव कर लेंगे, कुछ हालत में और सुधार आएगा। पहली चीज़ है कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 5 ज़िलों में करीब 140-150 के करीब फेयर प्राइस शॉप्स ली पायलट के तौर पे, और उन शॉप्स पे हमने जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, कोका कोला, इनकी प्रोडक्ट्स को हमने कॉन्फेड के माध्यम से होलसेल बड़े स्तर पे परचेज करा, जिससे कि वो प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे कॉन्फेड को मिली, और कॉन्फेड ने बहुत ही थोड़ा मार्जिन रखते हुए उन प्रोडक्ट्स को ये 150 फेयर प्राइस शॉप पे ले गए, और इन्होंने आगे विलेजेस में उनको सेल किया। तो एक ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, और ये प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल रहा। अब हमें आवश्यकता है कि हम इसको स्केल अप करें, जिसके लिए अब हम प्रयासरत हैं कि इसको किस प्रकार से हर वो डिपो होल्डर जो इंटरेस्टेड है उस तक हम इस स्कीम को ले जाएं। मुझे उम्मीद है कि इससे डिपो होल्डर्स की इनकम में, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, वो उनके पास दुकान भी है, उनके वो बैठते भी हैं, उनके पास लोगों के साथ कांटेक्ट भी है, रिलेशनशिप भी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा डिपो होल्डर जो है वो एक उचित माध्यम होगा, वो इन सब चीज़ों को सेल करे। और लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो प्रोडक्ट वो कहीं शहर में लेने आते हैं, तो शहर के जो दुकानदार हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में माल खरीदते हैं, तो वो उनको अगर एक डिस्काउंट लेटस से कुछ परसेंटेज का देते हैं, तो वो डिस्काउंट हम उनको और बेहतर हायर परसेंटेज का दे पाएंगे होलसेल सारी चीज़ें खरीद कर। एक ये प्रयास शुरू। दुकानों की जो फेयर प्राइस शॉप है, इनकी संख्या बढ़ाएंगे या जो और प्रोडक्ट हैं उनकी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं? हम फेयर प्राइस शॉप की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। हम उन फेयर प्राइस शॉप्स पे इस तरीके के प्रोडक्ट, जैसे मैरिको का बिस्किट आता है, डाबर है, उनका ऑयल आता है, तो वो चीज़ हम, और ये आम जनता इसको प्रयोग करती है, तो हम उसको सीधे डाबर कंपनी से खरीदेंगे, इवन उनका कोई मिडलमैन बीच में नहीं होगा, सीधे कंपनी से प्रोक्योर करके, और हम डिपो होल्डर्स को उसको देंगे, जिससे कि डिपो होल्डर उसको मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता सेल कर सके। जब डिपो होल्डर उसको सेल करेगा सस्ता, तो वो उसकी डिपो की दुकान से लोग खरीदेंगे, और जो थोड़ा उसका अपना मार्जिन मिलेगा, तो वो मार्जिन उसको एडअप हो जाएगा उसके जो उसको हम पहले कमीशन दे रहे हैं, उसकी उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये बताएं कि एक ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि जो आप लोगों ने कोविड काल में मुफ्त अनाज की योजना शुरू की थी केंद्र के सहयोग से। माफ करें, एक चीज रह गई, जी प्लीज, वो ऐड कर दूं। एक और प्रयास अभी हमने शुरू करने का सोचा था, तो अच्छा है आपके माध्यम से शायद मेरी बात कुछ एक डिपो होल्डर्स तक भी चली जाए। हमारे स्टेट में, जैसा आपको जानकारी है, लगभग 20,000 के करीब CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से लोग आम भाषा में आज के दिन डिफरेंट तरीके की ई सर्विसेज लेने के लिए उन सेंटर्स पे जाते हैं। तो इन सेंटर्स पे
जो इनके सीईओ हैं वो एक दिन मुझे मिले थे और उनका ये मत था कि लगभग आधे ऐसे सेंटर्स बहुत अच्छा फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक अपनी तरफ से प्रपोजल दिया कि क्यों ना जो उनके अच्छे रनिंग सीएससीज नहीं हैं उनकी लिस्ट हमें दें और वो लिस्ट हम अपने डीएफएससीज के द्वारा विलेज लेवल तक सर्कुलेट करें और मैचिंग करें कि कहीं लेटर से एक्स विलेज है, उसमें एक पर्टिकुलर सीएससी अच्छा फंक्शन नहीं कर रही है और उस विलेज में मेरा कोई एक डिपो होल्डर इंटरेस्टेड है, तो वो मैचिंग करके वो काम सीएससी का भी हमारा डिपो होल्डर ले ले, तो जो सीएससी की आमदन है वो भी उसकी आमदन में जुड़ जाए। इसका सिर्फ अभी हमने कंटूर डिफाइन किया है और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो सीएससी के जो सीईओ हैं वो कब मुझे वो लाके लिस्ट दें, तो जैसे ही लिस्ट आती है तो उसका भी एक प्रयास करेंगे। सर, एक ये है कि क्या जो जैसे पिछले दिनों में कोरोना काल में खासकर जो मुफ्त अन्न देने की योजना शुरू की थी जिसमें लाखों परिवार हरियाणा में भी शामिल हैं, क्या ये योजना बंद करने जा रही है सरकार? देखिए, मैं ये तो शब्द नहीं कहूँगा बंद करने, क्योंकि इसमें जो इनिशियल प्रपोजल था वो नवंबर तक का ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और अभी बात चल रही है कि इसको आगे एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। सो इनिशियली द स्कीम वाज ओनली अप टू नवंबर, विच इज नाउ वी आर इन द लास्ट मंथ, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। शुक्रिया। तो ये हैं अनुराग दस्तोगी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से जो धान की खरीद की गई है और जो मिल हैं उन पर अभी 15 तारीख को धान की खरीद बंद हुई है और अभी से जो सीएमआर की मिलिंग जो होती है उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी। और इन्होंने ये भी कहा कि मिलर्स को लेकर नई पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है उसके तहत जो लोग फिट नहीं होंगे उन्हें आगे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ डिपो होल्डरों की आमदनी कैसे बढ़े इस पर भी विभाग काम कर रहा है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।